श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज शाम 9 बजे आपके लिए जो है प्रैक्टिस सीरीज चलाई गई है। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मैथमेटिक्स के ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। नए एस्पायरेंट्स है चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला एमसीक्यू देखेंगे आज की इस क्लास का। ठीक है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, ट्राई करना क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर क्वेश्चन फिर सॉल्व ना हो देन उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखना, अदरवाइज इस क्लास को पॉज करके पहले खुद से भी इसे सॉल्व करना। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स जमा वाई वाई जमा जेड जेड जमा एक्स इज इक्वल टू, कि जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स, ये किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है 8 एक्स वाई जेड, ऑप्शन बी है ग्रेटर देन 8 एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी है लेस देन 8 एक्स वाई जेड, ऑप्शन नंबर डी इट इज इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड। अब देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए कि किस टॉपिक का है। इसलिए तो मैं आपकी ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताता नहीं कि मैं कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ना कोई बैठा नहीं होगा आपको बताने के लिए कि हाँ ये क्वेश्चन ये भाई इस टॉपिक से आया, अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये उस टॉपिक से आया। क्योंकि जब टॉपिक हम पकड़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सीढ़ी हम ऑलरेडी चढ़ लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर देन वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर आप इस क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाओगे तो आप इसको सॉल्व कहां से करोगे? कहां से शुरू करें इसको सॉल्व करना? अगर अभी मैं इस टॉपिक का नाम बताऊं ना, मैं लिख के देता हूं, 99% एस्पिरेंट्स ना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और डेली करते हैं वो इसको विद इन 30 सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। दिक्कत आएगी कब? जब क्वेश्चन ही पहचानने में नहीं आएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया। अब बड़े ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पूछा है कि भाई एक्स जमा वाई वाई जमा जेड जेड जमा एक्स। अब कहां से पहचानेंगे? देखो ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर देन, ऑप्शन नंबर सी लेस देन। भाई कहां पे हम ग्रेटर देन वैल्यू निकाल सकते हैं, कहां पे लेस देन निकाल सकते हैं? और वैल्यू किसकी पूछी है? इस वाले एक्सप्रेशन की। तो मतलब हो सकता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हो सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी हो। और याद रखना मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहां पर पूछी जा सकती है? सिर्फ दो केसेस में, एक तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन वहां पर फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या कुछ और तरह एक ही इसमें इक्वेशन होगी जैसे एक्स स्क्र प्लस 3x, और दूसरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं हम कहां पर? एपीजीपी में। ये दो ही टॉपिक है जहां से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है। अब जैसे मैंने नाम ले लिया टॉपिक का एपीजीपी, अब आपके मन में सीधे पहुंच गए होंगे आप अर्थमेटिक मीन पे, ज्योमेट्रिक मीन पे। जी हाँ, वहीं से ही इसका आंसर निकलेगा, वहीं से इसका आंसर निकलेगा। देखो अगर तीन नंबर है एक्स वाई जेड, इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? एक्स जमा वाई बटे दो। बिल्कुल ठीक है ना? और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन? इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू भाई, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप लिखना चाहो ग्रेटर देन लिख दो। इज दैट क्लियर? लेकिन बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए। अब बड़े ध्यान से देखो भाई, एक्स वाई दूसरा कितना आ गया? वाई जमा जेड बटे दो, इट इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ वाई जेड। तीसरा क्या है? जेड जमा एक्स बटे दो, इट इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ जेड एक्स। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन? अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है, या बराबर भी हो सकता है लेकिन बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लगता है। ठीक, अब देखो तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बनेगा हमारे पास? देखो ध्यान से, एक्स जमा वाई वाई जमा जेड जेड जमा एक्स बटे में टू टू जार फोर टू जार एट, इट इज ग्रेटर देन अंडर द रूट ऑफ, देखो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, एक्स स्केर वाई स्केर जेड स्केर, यानी एक्स जमा वाई जमा जेड जेड जमा एक्स, इट इज ग्रेटर देन 8 टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई जेड अंडर रूट से ये सारी वैल्यू कट गई, 8 एक्स वाई जेड, यानी ग्रेटर देन है 8 एक्स वाई जेड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू होता वो भी सही जवाब होता।
वो भी सही जवाब होता। अब आप बोलोगे सर 8 XYZ क्यों सिलेक्ट नहीं किया? क्योंकि आप ऑप्शन देखो, जहां पे इक्वल था ना, इन्होंने ऑप्शन में इक्वल टू का साइन दिया है। कायदे से अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ये भी आपको पता, या तो ग्रेटर होगा या तो बराबर होगा, बस छोटा नहीं होगा, ये याद रखना। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब आप देखो, जब आपको ये पता चला कि भाई ये एपीजीपी से क्वेश्चन है ना, तो आपके मन को एक रास्ता मिला होगा कि यार वहां पे हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, वहां पे हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा। तो इस सीरीज को शुरू करने का मेरा यही मकसद है, तभी मैं ना शुरू में आपको टॉपिक नहीं बताता और आपसे हमेशा पूछता हूं कि बताओ ये कौन से वाले टॉपिक्स का क्वेश्चन है, ताकि आप क्वेश्चन देख के पहचानो कहाँ से पकड़ना है क्वेश्चन। अगर हमें टॉपिक पता लग जाता है ना क्वेश्चन को देख के, तो एक राहत मिलती है माइंड को कि हाँ, इस टॉपिक में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे किए थे, तो एक हेल्प होते उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यही मेरा इस सीरीज का टारगेट है कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ और साथ में आपकी ये प्रैक्टिस हो कि बिना टॉपिक जाने आप एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो क्वेश्चन से ही, इससे ही देख के आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। यही मेजर टारगेट है इस सीरीज का। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाऊंगा। अब यहां पर तो चलो देखने से पता लग गया कि इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म। जीपी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसके कोई टर्म नेक्स्ट दो टर्म की सम के बराबर है। देन द कॉमन रेशो ऑफ द जीपी, कॉमन रेशो पूछिए आर। अब आप बोलोगे सर एपीजीपी तो बहुत आसान टॉपिक है, हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं चाहता हूं करो प्रैक्टिस, बताओ मुझे आंसर। ऑप्शन एक बार जरूर पढ़ लेना। sin 18, 2 cos 18, cos 18, 2 sin 18, मैंने 3 4 एंगल बताए थे, याद करना। कि जो, चलो टाइमर में बाद में चलाता हूँ, पहले बता देता हूँ। मैंने 2 3 एंगल बताए थे, याद करना। 18 डिग्री, 36 डिग्री, और एक था मेरे ख्याल से 54 डिग्री, या 54 डिग्री के आसपास था। इन 3 4 एंगल को जरूर याद करना, ये बार बार रिपीट होते हैं। आप वेरियस बुक्स पढ़ोगे, दिनेश की देखना, मॉडर्न की देखना, एनसीईआरटी की देखना, जो sin 18, sin 36, sin 54, आई थिंक 72, है ना। यहां से क्वेश्चन, एक सेकंड दीजिएगा, मैं आपको कंफर्म बताता हूं कौन सा एंगल एक और है, एक सेकंड, है ना। हाँ, 72 डिग्री, 72 कहना था, बड़े ध्यान से सुनो। 4 एंगल बता रहा हूँ, sin 18, cos 18, sin 72 डिग्री, cos 72 डिग्री, इनको जरूर याद करना। डायरेक्ट वैल्यू याद करना, अपने आप क्वेश्चन में दिखेगा आपको ये। और वहां पे ना फिर sin 18 की वैल्यू पूछूं, बोलो आएगी किसी को, इसलिए मैंने याद करवाई थी स्पेसिफिकली अपने बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में, है ना। चलो क्वेश्चन को कर, फिर आगे चलेंगे भाई, 1 मिनट देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। ऑप्शन तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले आइडिया तो लगे कि कहाँ से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। करो 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 आराम से। जीपी है पॉजिटिव टर्म, जिसमें पहली टर्म किन्हीं दो के सम के बराबर। आपको पता है जीपी में ए आर होता है, मतलब आर ही तो पूछा है हमसे। करो सॉल्व, फिर देखेंगे क्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा आंसर। और हाँ, वो एस्पायरेंट जो नए हैं चैनल के ऊपर, है ना, हो सकता है आज ही क्लासेस लगा रहे हो, तो बता दूं इससे पहले 55+ क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर। प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लो, देख लो प्लेलिस्ट को, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। हाँ, अभी तक पढ़ा ही नहीं, कहीं से भी शुरुआत नहीं किया, आप पेड बैचेस में भी आ सकते हैं, जिसकी जानकारी सिद्धि एक व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगी। चलो भाई, आ जाओ अब जीपी में। अब जैसे जीपी का जिक्र हुआ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का जिक्र हुआ, आपके मन में ना दो चीजें चल पड़ी होंगी। एक चीज चली होगी आपके नंबर में फर्स्ट टर्म, और एक चीज चली होगी आपके मन में कॉमन रेशो। और जिनके मन में ये दो चीजें अभी नहीं चली ना, वो प्लीज इस प्रैक्टिस सीरीज को अवॉइड करो, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। कौन? जिनके मन में ए आर ही आया नहीं। अब देखो, हमारे पास ना तीन तरीके से, दो तरीके से हमने इसकी सीरीज पढ़ी हुई है। देखना बड़े ध्यान से, यस और नो करना। एक पड़ी है ए पहली टर्म, दूसरी टर्म हो गई ए आर, तीसरी टर्म होगी ए आर स्क्र। एक ये भी पढ़ा है। एक हमने ऐसा भी पढ़ा है ए ओवर आर, ए आर, ये भी तीन टर्म है।
है ना? ये कब अप्लाई होती है, ये कब हम लेते हैं, उसके लिए तो फाउंडेशन क्लासेस देखना पड़ेगी। यूट्यूब के ऊपर भी है, पेड बैचेस में भी है ना? ऐसा नहीं यूट्यूब के ऊपर नहीं है, 150 से ज्यादा क्लासेस मैथमेटिक्स की फाउंडेशन क्लासेस हैं यूट्यूब पे, है ना? तो उनको देखिएगा। ये कब यूज होता है, ये कब यूज होता है। अब इन्होंने बोला पहली तीन टर्म भाई, अगर मैं इसको लेता हूं, बड़े ध्यान से देखना, पहली टर्म ए हो गई, दूसरी टर्म ए आर, तीसरी टर्म ए आर स्क्वायर। चलो भाई इतना तो मैं आइडिया लग गया। इफ एनी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, आप मुझे बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी। nth टर्म की मैं बात कर रहा हूं, ए आर की पावर n-1, यही पढ़ी nth टर्म जीपी के लिए। बड़े ध्यान से देखो, दिस इज nth टर्म फॉर जीपी। अब इन्होंने बोला नेक्स्ट टू टर्म भाई, एक मैं ले लेता हूं जी एन प्लस वन, दैट इज इक्वल टू ए आर की एन आ गया, और एक ले लेता हूं जी एन प्लस टू, तो ये कितना आ गया, ए आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन, दैट इज एन प्लस वन। ये आ गई एक तरफ की, ये आ गई नेक्स्ट दो टर्म। ठीक किया मैंने। अब इन्होंने बोला ये बराबर है भाई, तो देखो इसको ना इन दोनों के सम के बराबर कर रहा हूं, ए आर की एन जमा ए आर की एन प्लस वन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। यहां से देखो ना, ये ए कट गया, ए कॉमन लिया, ए काट दिया, हमारे पास क्या बना, आर की n-1, आर की एन कॉमन ले लिया, एक जमा आर। इस आर की एन को यहां नीचे ले आऊंगा, आर की एन। ठीक है। अब ये आर के नीचे था, ऊपर जाकर माइनस एन होगा, तो इसे यहां पे क्या लिख रहा हूं, माइनस एन। इस एन से ये कटा, आर की पावर -1, एक बटे आर बना, दैट इज एक जमा आर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आर जमा आर स्केर इज इक्वल टू वन, तो ये आ गया आर स्केर जमा आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। हमसे पूछा क्या है, कॉमन रेशो, वही तो निकाल रहे हैं। आओ एक बार ना फिर से समझा देता हूं क्या किया मैंने, बड़े ध्यान से देखना। ए आर की n-1, नेक्स्ट दो का सम, ए काट दिया। अब आर की एन ना कॉमन लिया, यहां से देखो, यहां से आर की एन कॉमन लिया, ये बना एक जमा आर। इधर था आर की पावर n-1, आर की पावर एन जो है नीचे आया, तो जब नीचे से बात ऊपर गया, देखो आर की n-1 बटे आर की एन। ठीक है, ये ऊपर गया, कितना बना, आर की n-1 माइनस एन, इससे ये कटा, ये बना आर की -1, दैट इज एक बटे आर। तो वही एक बटे आर मैंने यहां लिखा। ठीक है, अब भाई लगा दो फार्मूला। आर कितना आ गया, माइनस बी जमा ना भी अंडर द रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी, माइनस माइनस जमा का एक बटे दो है। आर कितना आ गया, -1 जमा ना भी अंडर द रूट ऑफ 5/2। कुछ आइडिया लगा ये किसकी वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री? इसलिए तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू याद करवाई है, 18 डिग्री, 72 डिग्री, 36 डिग्री, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यही तीन चार ऐसी वैल्यूज है ना, देखो 30 आपको पता है, जीरो आपको पता है, 45 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता, 90 डिग्री पता, पाई पता, है ना, 2 पाई पता है आपको। तो इसके अलावा कौन भाई, 18 डिग्री याद करना, 54 डिग्री याद करना, 72 डिग्री याद करना, 36 डिग्री याद करना। ये बार बार रिपीट होते हैं और वेरियस बुक्स के अंदर इनके क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो ये याद है कुछ, अंडरूट 5 -1/4, ये वैल्यू किसकी थी, ये थी साइन 18 डिग्री की, अंडरूट 5 - 1/4, अंडरूट 5 - 1/4, ये थी साइन 18 डिग्री की वैल्यू। अब यहाँ पे तो दो है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको दो से मल्टीप्लाई कर दूं और दो से डिवाइड कर दूं, तो कितना बना, देखो -1 जमा नफी अंडरूट 5/2 4 हो गया, क्योंकि इससे काटूंगा यही वैल्यू बनेगी। तो ये वैल्यू तो आ गई साइन 18 डिग्री, तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 2 sin 18 डिग्री। अब यहाँ पर आप दोस्तों एक बात आपने नोटिस की होगी कि चलो भाई जीपी आपको आती है, जीपी की प्रैक्टिस भी की है आपने, पढ़ा है बेसिक, यहाँ पे आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, यहाँ तक पहुंच गए। अगर अब ये वैल्यू ही पता ना होती तो पूरी मेहनत पे पानी फिर गया ना। तो इसी मेहनत के ऊपर पानी ना फिरे, इसलिए सीरीज चली है भाई। और अगर आप इससे रिलेट करते हो कि जी हाँ सर इससे बेनिफिट हो रहा है आपको, आज फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करो और कमेंट में यस टाइप करना अभी, कि हाँ सर
इस तरीके से भी आपको पढ़ना है और इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प हो रही है, तो यस मुझे कमेंट में चाहिए। मैं देखो हर क्लास में एक दो क्लास पर आपसे पूछता हूं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं रोज क्लासेस लेकर आऊं आपके लिए इसी समय के ऊपर, रेगुलरिटी बनी रहे। इज दैट क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ऑप्शन नंबर डी, 2 sin 18 डिग्री, है ना। चलो एक होमवर्क दे देता हूं भाई आपको, यहां पर एक होमवर्क दे देता हूं। sin 72 डिग्री की वैल्यू जो है आपने कमेंट करनी है हमें, और इसके अलावा cos 72 डिग्री की वैल्यू आपने याद करनी है। और याद रखना, ये ना सिमिलर है वैल्यूज, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है। sin 18 cos 72 कुछ इस तरीके से ना वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो याद करना इन सभी वैल्यूज को। आप गूगल कर लेना चाहे, अगर नहीं पता होगा ना तो चलो ये भी कमेंट में लिख देना कि सर वैल्यूज के लिए ना एक छोटी सी 1 मिनट की क्लास ले लेना। शॉर्ट्स में मैं वैल्यूज लिख के दे दूंगा सारी, लेकिन उसके लिए कमेंट करना वैल्यूज, sin cos 18 72 वैल्यूज ये लिखना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ आप वाकई चाहते हो। अगर याद कर ली, इसको जरूर कमेंट में लिखना। देखो कमेंट में ना आपको एक ही मकसद होता है मेरा, एक क्या दो मकसद होते हैं। नंबर वन, जब कमेंट में लिखते हो ना तो आपको ना थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, और वो मेहनत जब एक्स्ट्रा करते हो तो चीजें पक्की याद होती हैं। साथ में दूसरा जो मेरा मोटिव है, वो मुझे इतना आइडिया लग जाता है कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो भाई, जो अभी इस क्वेश्चन के ऊपर होमवर्क दिया आपको उसको जरूर करना। हाँ, वैल्यू चाहते हैं तो आपने देखो, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए ओपन रखा होता है हमने। जो मन में थॉट्स है, जो आप चाहते हो नेक्स्ट टाइम के लिए पढ़ना, जो हम आपसे पूछते हैं, तो वो आप हमारे साथ जो है बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। डेली क्लासेस लेते हैं भाई, और मुझे पता है आप डेली देखते हो। ठीक है, अब तो मुझे नाम याद होने लग गए हैं जो जो डेली देखते हैं क्लासेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स देखता नहीं, आप भी जानते हो आपकी कमेंट्स के ऊपर मेरे लाइक्स मिलते हैं आपको। मैं पक्का सबका, पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि हाँ मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, ऐसा नहीं है। और आप भी इस बात से डिनाई कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस सीरीज का फायदा उठाएं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, ये मैं चाहता हूं कि आप खुद करें। इन एन एपी पीएथ टर्म इज क्यू। कोई एपी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पीएथ टर्म क्यू है भाई, एंड पी प्लस क्यूएथ टर्म 0 है, देन क्यूएथ टर्म क्या होगी? थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा आपकी। एपी में ये पीएथ टर्म मैं लिख रहा हूं, कितनी होती है? ए जमा पी माइनस वन इंटू डी। पता लगा कहां से लिखी? देखो भाई, हमारी nth टर्म क्या होती थी? a जमा n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे pth टर्म पूछे तो n की जगह p आएगा। ये बोला इन्होंने, ये है q। और p प्लस क्यूथ टर्म, ए जमा पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। आपसे पूछा क्यूएथ टर्म, दैट इज ए जमा क्यू माइनस वन इंटू डी, ये है एक क्यूएथ टर्म। ये आपसे पूछी। अब आप मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर वन, हमें ए चाहिए। नंबर टू, हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो यहां से इन दोनों को सॉल्व करके निकलेगा, जिसके लिए भाई 1 मिनट आपको देता हूं, और कमेंट करके बताओ, कीजिएगा सॉल्व। जिन एस्पायरेंट्स का आंसर आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। जिनको अभी दिक्कत आ रही है, देखो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए ना ये सीरीज चलाई गई है। तो कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो, नंबर वन डीम ये नहीं होना है आपको, हमेशा मोटिवेटेड मोटिवेटेड रहना है।
ठीक है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। ये दो हैं भाई, जब इनको माइनस करेंगे ना तो ए के साथ ए कटेगा। एपीजीपी में जब भी टर्म्स निकाली जाती है, ए निकाला जाता है, कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है, एक ही तरीका, या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो भाई, p माइनस वन माइनस पी माइनस क्यू, माइनस माइनस जमा का वन, ब्रैकेट में डी इज इक्वल टू क्यू माइनस जीरो। कितना आया? देखो, p से p कट गया, माइनस वन से माइनस वन कट गया, माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू से क्यू कट गया, डी कितना निकला? माइनस वन निकला। कॉमन डिफरेंस कितना निकला? माइनस वन निकला, जमा का क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन। बस ए निकालना रहा। इस डी को जब यहां पे पुट करूंगा तो ए अपने आप निकलेगा। देखो, ए माइनस वन माइनस पी जमा का वन इज इक्वल टू क्यू, इंप्लाइज क्यू जमा का पी माइनस वन। ये आ गया ए। देख लो अच्छे से कैलकुलेशन, आराम से देखनी है कैलकुलेशन, ए की जगह डाल रहा हूं। क्यू जमा का पी माइनस वन, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस क्यू जमा का वन, इट इज इक्वल टू। ठीक है, क्या कटा? क्यू से क्यू कट गया, वन से वन कट गया, तो बचा पी हमारे पास। तो क्यूवथ टर्म कितनी आ गई? पी आ गई। क्यूवथ टर्म कितनी आ गई? पी आ गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना? इसमें देखो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, तो इसको दूसरी बार नहीं समझाऊंगा। हाँ, अगर किसी एस्पिरेंट्स को फिर भी ये पता ना लगा तो इसी क्लास को पीछे कर लीजिएगा, है ना, दोबारा देख लीजिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़ो क्वेश्चन। द टेंथ कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज तीन जमा सात जमा ग्यारह जमा सौ ऑन एंड एक जमा छह जमा ग्यारह जमा सौ ऑन। अब इन दोनों टर्म की 10वीं कॉमन टर्म कौन सी होगी? आपने क्या सोचा आसान क्वेश्चन लेकर आऊंगा एपीजीपी के? अगर आसान ही लेकर आने थे तो फायदा क्या इस सीरीज का, है ना? तो बड़े ध्यान से देखना, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आसान, लेकिन हमने ये छुए नहीं होते, हमने ये सॉल्व नहीं किए होते। एपीजीपी में हमने पढ़ा कि भाई फर्स्ट टर्म निकाल लो, कॉमन डिफरेंस निकाल लो, 11वीं टर्म निकाल लो, 15वीं टर्म निकाल लो, सम निकाल लो, पहली 100 टर्म का सम निकाल लो, इवन नंबर का सम निकाल लो, कॉमन नंबर का सम निकाल लो। हमने ये सारी प्रैक्टिस की है। क्या ठीक कहा मैंने? यस और नो? पूछ रहा हूं आपसे, यस और नो, क्या मैंने ठीक कहा? क्या ऐसे क्वेश्चन पढ़ा था साइन 18 डिग्री जो अभी तक हमने किए? देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और बुक के अंदर है, एनसीईआरटी के अंदर है, ऐसा नहीं है नहीं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज को लेकर आया हूं कि उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊं जो इंपॉर्टेंट है और थोड़े यूनिक भी आ जाते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जो हमने पढ़े ही नहीं होते। अब जैसे टेंथ कॉमन टर्म बोला, पहले तो ना इसकी पहली कॉमन टर्म निकालो, कौन सी है? इस सीरीज की भी, इस सीरीज की भी। ये है तीन जमा सात जमा ग्यारह, तो पहली कॉमन टर्म आ गई 11। ये याद रखना तरीका। देखो यहाँ पे भी पहली कॉमन टर्म 11 है, यहाँ पे भी 11, उसके बाद आगे हमें नहीं पता कहाँ पे होगी। अब ये जो सीरीज है पहले ध्यान से देखना, इसका डी कितना है? 4। D1 मानता हूं। ये जो हमारे पास सीरीज है, इसका कॉमन टर्म कितनी है? डी कितना? 6 में से गए 5 है। अब हम ऐसी सीरीज निकाल रहे हैं जिसकी पहली टर्म कितनी है? 11, क्योंकि हम कॉमन टर्म निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस का पता होना चाहिए। ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? याद रखना, कॉमन डिफरेंस निकलेगा एलसीएम ऑफ D1 कॉमन D2। ये याद रखना पड़ेगा। जब तक ये पढ़ा नहीं होगा, ऐसा कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एग्जाम में। तो भाई एलसीएम निकाल लो अब। किसका किसका? 4,5 का, जो कितना आ गया? 20 आ गया। तो डी आ गया 20। अब तो बस, अब इसके आगे आप माहिर हो। टेंथ कॉमन टर्म कौन सी आ गई बताओ? A10। ए जमा 10 माइनस एक, 9D। ए कितना? 11, 9 गुना 9 2 18, जीरो, 191, 191। हमारी 10वीं कॉमन टर्म होगी 191। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। एक बार फिर से देखना है, देखो बड़े ध्यान से। हमसे ना टेंथ कॉमन टर्म पूछी, कॉमन टर्म के लिए कॉमन सीरीज लिखेंगे, तो सबसे पहला कॉमन नंबर आ गया 11। अब आगे कब लिख पाएंगे? जब कॉमन डिफरेंस पता होगा। ऐसे में कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होता है। कॉमन डिफरेंस का इसका आया 4, इसका आया 5, दोनों का एलसीएम 20। दैट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन टर्म वाली सीरीज। बस इसके आगे तो फिर आप कैपेबल हैं। क्वेश्चन देखने में खतरनाक,
कि हाँ पता नहीं क्या करेंगे, हम दो दो सीरीज दे दी है और कॉमन वाली पूछी है, कैसे निकालेंगे। लेकिन जब तरीका क्लियर हो, पढ़ा हो, अपने हाथ से लिखा हो, क्वेश्चन अपने आप याद आता है। और इस क्लास के बाद ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को एक बार खुद से अगेन सॉल्व करना। इस क्लास के बाद इस क्वेश्चन को खुद से अगेन सॉल्व करना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अब मैंने कहा था ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब आए, दो टॉपिक याद रखना। एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दूसरा कौन सा, एपीजीपी। अब एपीजीपी के क्वेश्चन आप पहचान लोगे, कुछ इस तरीके के होंगे। मैक्सिमम वैल्यू के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप पहचान लोगे, वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 3 हो 4 हो, जैसे 5x की 3, 4x स्क्वायर, ऐसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। यहाँ के क्वेश्चन में दो वैल्यूज होती हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। अर्थमेटिक मीन होता है a जमा बी बटे दो, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर द रूट ऑफ ए पी। ए मानेंगे 3x को, बी मानेंगे 3 की पावर 1 माइनस एक्स को। बस काम हो गया। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। तो कितना बन गया, 3 की पावर x जमा 3 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई कितना आएगा, रूट 3 एक्स जमा का 1 माइनस एक्स, तो ये आ गया। अब देखो, ये जो वैल्यू है, या तो ये 2√3 हो, या तो इससे बड़ी हो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आई, ऑप्शन नंबर डी, 2√3। बड़े ध्यान से देखना, यही वैल्यू हमसे पूछी थी, या तो ये 2√3 हो, या तो ये इससे बड़ी हो। अब मैं बोलूं कि मैं 5 से बड़ा हूं, तो मिनिमम क्या हो गया, 5 हो गया ना। तो वही मिनिमम वैल्यू पूछी थी, वही मिनिमम वैल्यू पूछी थी, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, बेहद आसान है। थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, सेवंथ टर्म इज 24, 10th टर्म इज 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, इससे 1 सेकेंड ज्यादा नहीं, 30 सेकेंड। थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12, सेवंथ टर्म इज 24, देन टेंथ टर्म इज 30 सेकेंड आपको, 30 सेकेंड मैं भी लूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो भाई देखो, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी, भाई थर्ड टर्म होती है a जमा 2d इज इक्वल टू 12, उसके बाद बोला सेवंथ टर्म a जमा 6d इज इक्वल टू 24, हमसे पूछा क्या है, 10th टर्म a जमा 9d, a चाहिए, क्या बोला था मैंने, सब्ट्रैक्ट करो भाई, इससे a चला गया, 4d इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू 3, अगर d 3 है यहां पर पुट करो, a कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 जमा 9 3 27, दैट इज इक्वल टू 33 विल बी राइट आंसर। हो गया ना, 30 सेकंड में ऑप्शन नंबर डी विल बी सही जवाब। अब एक बार आराम से समझा देता हूं क्या किया। थर्ड टर्म ए जमा 3 - 1 × डी, ये देखो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, सेवंथ टर्म ए जमा 7 - 1 × डी, ये देखो। अब मैंने बोला था क्या पूछा, 10th टर्म ए जमा 9d, ठीक। इसके लिए ए का पता हो, इसके लिए डी का पता हो, मैंने कहा था सब्ट्रैक्ट करना है। ए से ए कैंसिल हो गया, 6 से 2 घटाए 4 आया, 24 में से 12 घटाया 12 आया, डी कितना आ गया, 3 आ गया, डी की वैल्यू यहां पुट की, 3 दूए 6, 12 - 6, ए कितना आ गया, 6 आ गया। दोनों की वैल्यू पुट की, 33 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लो भाई, क्वेश्चन आपका निपट चुका है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बड़े ध्यान से। द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच ए की पावर n+1 जमा बी की पावर n+1 बटे ए की एन जमा बी की एन इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी। क्या बोला है, किस वैल्यू के लिए, किसकी, एन की वैल्यू के लिए ये जो गिवन टर्म है, ये अर्थमेटिक मीन होना चाहिए। मतलब फिर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ये होता है a जमा बी बटे 2। ठीक है, दो तरीके हैं करने के भाई, ए की वैल्यू ए के n+1 मान लो, या तो बी के n+1 मान लो, ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व कर लो, पुट करके वैल्यू आपका आंसर निकलेगा। लेकिन अगर सीरीज देख रहे हैं
तो बेसिक्स यहाँ पे करेंगे नहीं, छोटे से छोटा तरीका बनाएंगे ताकि क्वेश्चन ज्यादा अच्छा हो, हमारा जल्दी सॉल्व हो। तो जब भी एन की वैल्यू पूछें, जिस मर्जी क्वेश्चन में पूछें, जहां मर्जी के क्वेश्चन में पूछें, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। पहला ऑप्शन पकड़ लो, ए जीरो डालो, यहाँ पे कितना आया, ए की पावर जीरो जमा एक जमा बी की पावर जीरो जमा एक बटे ए की जीरो एक, बी की जीरो एक, कितना आ गया, ए जमा बी बटे दो। क्या है ये, यही तो अर्थमेटिक मीन है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सीधा आंसर हो गया। मान लो इससे नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी डाल के देखते, जो अर्थमेटिक मीन बना देता वो हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज ट्रेडिशनल तरीके से करते रहो सॉल्व आप, क्वेश्चन निकलेगा लेकिन कम से कम 2 मिनट लेकर जाएगा आपके। क्या किया मैंने, फिर से देख लो एक बार, शॉर्टकट एन की वैल्यू पूछिए, एन वन बाय वन ऑप्शन से पुट किया यहाँ पे, जो सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई मतलब जिसने एम बना के दिया। व्हाट इज एम, एम इज अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, है ना, बेहद इंपॉर्टेंट है। ए बी सी डी ई एफ आर इन एपी, ये एपी में कोई सीरीज है। देन ई माइनस सी इज इक्वल टू, ये देखो ये पूछा है ई माइनस सी इज इक्वल टू, ये ई माइनस सी किसके बराबर होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ट्रिकी वन भी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई सर ने बोल दिया आसान है तो बाकी बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर डालना पड़ेगा दिमाग के ऊपर। और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपसे। और जो बातें मैंने पहले भी पूछी, जिन क्वेश्चन के आंसर मैंने पहले पूछे, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई आज के इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। आशा करता हूं कि ये जो एपीजीपी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे आपको ये अच्छे से समझ आ गए। बस एक आपसे और फेवर चाहता हूं कि इस क्लास के बाद इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना और उसके बाद कमेंट करना कि जी हाँ सर 2 बार हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलो भाई आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। जो नए एस्पायरेंट्स हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने एस्पायरेंट्स इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर हमें चाहिए। और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है यूट्यूब से ही वेरियस क्लासेस हैं, वेरियस प्लेलिस्ट हैं, प्लीज प्लेलिस्ट को विजिट करो। एज वेल एज हमारे फाउंडेशन बैच में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चॉइस आपकी है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। दोनों जगह बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगा कल आपसे इसी समय के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।